Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture, I am again going to talk about Aristotle. I know that already I have made several lectures on Aristotle, but in those lectures, I have missed out so many important points which I am going to share in this lecture. Friends, my request to you is please watch this lecture from beginning till end. In this lecture, I have explained each and everything in detail. Apart from it, you don't need to refer to anything else. And friends, I am explaining in Hindi, and first I am starting with introduction of Aristotle. So let's start. Aristotle was an ancient Greek philosopher who lived in the 4th century BCE. So Aristotle एक ग्रीक फिलोसफर थे जो कि 4th century में रह रहे थे ग्रीक में. ऑल्दो ही वॉज मास्टर्ड मैनी डिसिप्लिन्स, यानी इस सेंस में लिखा गया है कि इन्होंने जो है बहुत सारे डिसिप्लिन्स के बारे में इन्होंने स्टडी कर रखी है. सो इस सेंस में लिखा गया है he was mastered many disciplines. He is remembered as the founder of पॉलिटिकल साइंस एज एन अकेडमिक फील्ड. सो जिसे हम पॉलिटिकल साइंस के नाम से जानते हैं, उनके फाउंडर जो है एरिस्टोटल है. एंड साथ ही साथ इन्होंने जो है राइटिंग्स लिखी है ऑन द लिंक बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एथिक्स, सेमीकोलन सिस्टम्स ऑफ मोरालिटी, कि हमें जो है कैसे पता चलता है कि इन्होंने जो है पॉलिटिकल साइंस एज एन अकेडमिक फील्ड फाउंड कर रखा है, क्योंकि इनकी राइटिंग्स जो कि इन्होंने जो है अपनी राइटिंग्स में लिंक बता रखा है कि पॉलिटिक्स और एथिक्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या लिंक होता है. सेमीकोलन सिस्टम्स ऑफ मोरालिटी के बारे में भी इन्होंने काफ़ी बात की है. देन एरिस्टोटल वॉज अ स्टूडेंट एट प्लेटोज अकेडमी. सो मैंने पिछले लेक्चर में भी इसके बारे में बात की थी कि एरिस्टोटल जो थे स्टूडेंट थे प्लेटो के, एंड ही स्पेंड 12 years एंगेजिंग इन साइंटिफिक रिसर्च. प्लीज़ रिमेंबर दिस. इन्होंने प्लेटो से पढ़ने के बाद जो है इन्होंने एरिस्टोटल ने 12 years जो है ये काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च में जो है अपने आप को इन्होंने एंगेज कर रखा था. एंड फिर बाद में जो है इन्होंने जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट को इन्होंने पढ़ाया, यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे. देन He returned to Athens in 335 BCE. Please remember this कि 335 में ये जो है वापस एथेंस चले गए थे एंड फाउंडेड हिज ओन स्कूल ऑन द स्टेप्स ऑफ द लाइसियम, कि इन्होंने जो है अपने ग्रीक में जो है अपना एक स्कूल फाउंड किया था एट द स्टेप्स ऑफ द लाइसियम. सो ग्रीक में जो है जगह है, सो उसका नाम है लाइसियम. देन none of the works of Aristotle we have today were actually published by Aristotle. कि जितने भी वर्क्स आज हम देखते हैं जो कि एरिस्टोटल के लिखे गए हैं, सो मतलब उन सारे ही वर्क्स को जो है एरिस्टोटल ने पब्लिश नहीं किया था. ये सारे ही वर्क्स जो कि एरिस्टोटल के द्वारा लिखे गए हैं वो पोस्ट ह्यूमसली पब्लिश हुए थे. देन ही रोट अ नंबर ऑफ ट्रीटाइसिस. सो उन्होंने जो है कई सारे जो है ट्रीटाइसिस लिखे हैं, यानी थीसिस लिखे हैं. ट्रीटाइसिस क्या होता है? एक तरह का रिटन वर्क होता है किसी सब्जेक्ट के बारे में जो कि फॉर्मली और सिस्टमैटिकली लिखा जाता है. सो ही रोट अ नंबर ऑफ ट्रीटाइसिस एंड डायलॉग्स बट दीज हैव ऑल बीन लॉस्ट. कि जितने भी उन्होंने ट्रीटाइसिस लिखे हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में या फिर किसी भी मतलब डायलॉग्स लिखे हैं, वो सारे जो है मतलब खो चुके हैं. वॉट सर्वाइव्स आर कलेक्शन ऑफ नोट्स. जो भी मतलब आज तक जो जितने भी एरिस्टोटल के वर्क्स हैं उनमें से जो सर्वाइव कर रहे हैं वो एरिस्टोटल के नोट्स हैं, पॉसिबली फ्रॉम लेक्चर कोर्सेज एरिस्टोटल गेव एट द लाइसियम. एंड ये वाले वो नोट्स हैं जो कि एरिस्टोटल जो है मतलब अपने लेक्चर के टाइम दिया करते थे लाइसियम में, विच आर ऑफन अनक्लियर और इनकम्प्लीट. एंड वो नोट सर्वाइव है जो कि बिल्कुल अनक्लियर है और इनकम्प्लीट है. सो बाकी सारे जो एरिस्टोटल के जितने भी वर्क्स हैं वो सारे खो चुके हैं. देन अब हम बात करेंगे कि एरिस्टोटल जो है किस एज में लिखा करते थे, जितने भी वर्क्स जो है वो किस एज में लिखते थे. सो उस टाइम पे जब एरिस्टोटल रह रहे थे 4th century BC में, सो उस टाइम पे जो है ग्रीक ट्रेजेडी जो थी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी. एंड ग्रीक ट्रेजेडी वॉज अ टाइप ऑफ प्ले. सो ग्रीक ट्रेजेडी एक तरह का प्ले था दैट हैज़ इट्स ओरिजिन एंशियंट ग्रीक सेलिब्रेशन इन ऑनर ऑफ डायनोशियस एंड गोड्स. कि मतलब आपने अगर ग्रीक लिटरेचर पढ़ी होगी तो उसमें जो है ग्रीक ट्रेजेडी को क्यों मतलब क्या पर्पस होता था उसका मतलब ग्रीक ट्रेजेडी का लिखने का. सो पर्पस ये होता था कि ये जो प्लेज है यानी ग्रीक जितने भी प्लेज हैं एंशियंट टाइम्स में क्या होता था
कि ये जो है स्टेज पर परफॉर्म किए जाते थे ताकि गॉड डायनोशिया और गोड्स को जो है ऑनर किया जा सके, इसलिए जो है वहाँ के लोग प्ले ऑर्गेनाइज करवाते थे। सो ग्रीक ट्रेजेडीज़, प्लेज, ये इन सब में जो है ऑर्गेनाइज करवाते थे ताकि वो अपने गॉड को जो है खुश कर सके, एंड उन गॉड का नाम था डायनोशियस, एंड साथ ही साथ गॉड्स को भी ऑनर कर सकें। देन द अर्ली प्ले राइट्स इंक्लूडेड थेस्पीज। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि सबसे अर्ली प्ले राइट का नाम है थेस्पीज, द फर्स्ट प्ले राइट, एंड ये जो थे ये फर्स्ट प्ले राइट थे एंड परफॉर्म्ड एट द कॉम्पिटिशन। कि जितने भी मैंने आपको बताया कि उस टाइम जो है कंपटीशन होता था, जब भी प्लेस वगैरह लिखे जाते थे तो लोगों के बीच में कंपटीशन होता था। सो उसमें जो है सबसे पहला नाम हम देखते हैं थेस्पीज का आता है, द फर्स्ट प्ले राइट एंड परफॉर्म्ड एट द कॉम्पिटिशन, एंड एकिलस द फर्स्ट रियल मास्टर ऑफ ट्रेजेडी। फ्रेंड्स प्लीज़ रिमेंबर दिस कि एकिलस जो है पहला रियल मास्टर है ट्रेजेडी का, बट थेस्पीज जो है पहला प्ले राइट है। सो इन दोनों में डिफरेंस है। एंड Achilles the first real master of the tragedy who standardized its format by adding a second actor। कि इन्होंने जो है Achilles ने ग्रीक थिएटर के टाइम, मतलब जब भी प्ले ऑर्गेनाइज होता था, Achilles ने जो है सेकेंड एक्टर को इंट्रोड्यूस किया था, which allowed for on stage conflicts। Then Sophocles came after Thespes and Achilles। कि थेस्पीज, सबसे पहले थेस्पीज आए, देन एकिलस ने सेकेंड एक्टर को इंट्रोड्यूस किया, एंड फिर जब इन दोनों के बाद जो आए सोफोक्लीस, जिन्होंने आपको याद होगा कि इडिपस रेक्स की जो ट्रेजेडी है, ग्रीक ड्रामा जो है, वो सोफोक्लीस ने लिखा है। एकिलस हैड डेवलप्ड बाय एडिंग अ थर्ड एक्टर। कि एकिलस ने जो है थर्ड एक्टर को भी डेवलप किया था, साथ ही साथ सेकेंड एक्टर को भी इंट्रोड्यूस किया था और थर्ड एक्टर को भी इंट्रोड्यूस किया था, एंड सीनरी को भी इंट्रोड्यूस किया था, एंड इन्होंने जो है कोरस के साथ मतलब बहुत क्लोजली काम किया था। सो कोरस पता है क्या होता है? कोरस जो है मतलब प्ले के बीच में आकर जो है कैरेक्टर्स के बारे में कमेंट्री देते रहते हैं। सो कोरस जो है ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं जो कि प्ले के बीच में कमेंट्रीज देते रहते हैं। There was Euripides, who was the first to add female leads। कि प्लीज़ रिमेंबर दिस फ्रेंड्स कि इन सब के बाद आए यूरिपिडीज, जिन्होंने जो है फीमेल करेक्टर्स को स्टेज पर इंट्रोड्यूस किया था। यूरिपिडीज ऑल्सो डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूएक्स मशीना। सो फ्रेंड्स मैं जो है ड्यूएक्स मशीना पे ऑलरेडी, इस लिटरेरी टर्म पे मैं ऑलरेडी लेक्चर जो है बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ यू कैन वॉच माई चैनल्स प्लेलिस्ट। सो यूरिपिडीज ऑल्सो डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूएक्स मशीना। कि यूरिपिडीज ने जो है इस कॉन्सेप्ट को जो है डेवलप किया था, ड्यूएक्स मशीना। सो इसमें क्या होता है कि विच मीन्स गॉड फ्रॉम द मशीन। सो फ्रेंड्स अगर आप यूजीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देन कि गॉड विच मीन्स गॉड फ्रॉम द मशीन, और अ मूवमेंट वेयर डिवाइन और अ गॉड कम्स डाउन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स द करेक्टर्स आर एक्सपीरियंस। सो क्या होता है कि हम जो है हमने देखा होगा कि जैसे आप होमर बाय इलियड में ही आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि ड्यूएक्स मशीना में क्या होता है कि कोई भी करेक्टर अगर उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो गॉड जो है मतलब अगर वो करेक्टर गॉड को जो है अच्छे दिल से याद करता है तो गॉड जो है उसको आकर जो है उसे बचा लेते हैं। उसकी जितने भी प्रॉब्लम्स होती है उसे सॉल्व करने में जो है गॉड उस ह्यूमन बीइंग की यानी उस करेक्टर की लाइफ में इंटरफेयर करके जो है उसकी लाइफ को जो है बचा लेते हैं, जितनी भी वो प्रॉब्लम्स वो अपनी लाइफ में फेस करता है। तो सो Euripides also developed the concept of Duex Machina, which means God from the machine, or a movement where divine or a God comes down to solve the problems the characters are experiencing. Then Aristotle Poetics. So friends ये poetics जो है एरिस्टोटल का वर्क है, एंड ये इतना मेजर वर्क नहीं है। क्यों नहीं है वो आगे हम बात करेंगे। सो एरिस्टोटल पोइटिक्स इज़ डेडिकेटेड टू इन्वेस्टिगेटिंग एस्थेटिक्स। कि एरिस्टोटल ने इस पोइटिक्स वर्क को क्यों लिखा, ये डेडिकेट करने के लिए लिखा ताकि वो जो है डिस्कवर कर सके एस्थेटिक्स की। मतलब जब भी कोई रीडर रीड करता है तो उसे जो है मतलब उस वर्क को पढ़ने के बाद जो है वो इन्जॉय करता है। सो इसी चीज़ को जो है डिस्कवर करने के लिए एरिस्टोटल ने पोइटिक्स वर्क लिखा। सो एस्थेटिक्स क्या है? एक तरह की ब्रांच है फिलॉसफी की जो कि कंसर्न करती है कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी और साथ ही साथ अदर आर्टिस्टिक प्रिंसिपल से। देन दो द पोइटिक्स इज़ नॉट वन ऑफ द एरिस्टोटल्स मेजर वर्क्स। सो मैंने अभी बताया
कि इस पोइटिक्स वर्क को जो है ये काफ़ी मेजर वर्क नहीं है एरिस्टोटल का। इट हैज़ एक्सरसाइज, क्योंकि इसे जो है इसलिए मेजर वर्क कंसीडर किया जाता है क्योंकि इसने जो है इस वर्क ने, एरिस्टोटल के इस वर्क ने जो है बहुत ज़्यादा लिटरेरी थ्योरी में अपना सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। सो दो द पोइटिक्स इज़ नॉट वन ऑफ Aristotle's major works, it has exercised a great deal of influence on subsequent literary theory, particularly in the Renaissance. Then, the Poetics is Aristotle's attempt to explain the basic problems of art. सो जो एरिस्टोटल का वर्क है पोइटिक्स, वो जो है बताता है कि आर्ट के अंदर जो है क्या क्या बेसिक प्रॉब्लम्स होती है। सो फ्रेंड्स, आर्ट को हम जो है सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग से नहीं एसोशिएट करते हैं। यहाँ आर्ट का मतलब है एक लिटरेरी वर्क में क्या क्या बेसिक प्रॉब्लम्स जो है फेस की जाती है। देन he both defines art and offers criteria for determining the quality of a given artwork। कि इस पोइटिक्स वर्क में जो है वो आर्ट को जो है आर्ट की रियल डेफिनेशन देते हैं कि एक आर्ट की यानी एक कला की क्या रियल डेफिनेशन होनी चाहिए, उसको डिफ़ाइन कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है कुछ क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं जिससे हम ये जज कर सकें कि एक अच्छे वर्क की यानी एक मतलब कि एक अच्छे आर्ट वर्क को जो है कैसे हम जज कर सकते हैं। सो वो सारा पोइटिक्स में बताया हुआ है एरिस्टोटल ने। देन अब हम बात करते हैं कुछ एरिस्टोटल का ये जो पोइटिक वर्क है, सो उसके रिगार्डिंग इंटरटेक्चुअल रेफरेंसेस भी है। सो द पोइटिक्स स्टैंड्स इन ऑपोजिशन टू द थ्योरी ऑफ आर्ट। फ्रेंड्स, प्लीज़ रिमेंबर दिस कि ये जो पोइटिक्स वर्क है ये एरिस्टोटल द्वारा लिखा गया है, बट ये जो है बिल्कुल अपोजिट, एरिस्टोटल ने जो है इस पोइटिक्स वर्क में जो है बिल्कुल अपोजिट बातें की है थ्योरी ऑफ आर्ट प्रोपाउंडेड बाय एरिस्टोटल। कि मतलब ये जो थ्योरी ऑफ आर्ट है ये एरिस्टोटल के टीचर प्लेटो ने लिखा है और वहीं पोइटिक्स जो है वो एरिस्टोटल का खुद का लिखा हुआ वर्क है। सो ये दोनों जो वर्क है ये कैसे एक दूसरे से अपोजिट हैं। The Poetics stands in opposition to the theory of art propounded by Aristotle's teacher Plato. In his Republic, Plato argues that poetry is a representation of mere appearances. कि अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो मैंने रिपब्लिक के बारे में भी जो है बात की थी। सो उसमें जो है प्लेटो क्या करते हैं, पोइट्री को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं एंड बताते हैं कि पोइट्री कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ है। मतलब जिसमें क्या करते हैं पोइट जो है दूसरे राइटर्स जितने भी दूसरे भी पोइट्स होते हैं उनको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। सो क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो है पोइट जो है इनमें शो ऑफ करते हैं इमिटेट करने के साथ साथ। एंड पोइट्री जो है मिसलीड करती है, कहीं ना कहीं रीडर्स को जो है रॉन्ग मैसेज प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ जो है मोरली सस्पेक्ट, यानी पोइट्री जो है मतलब एक डाउट क्रिएट कर देती है क्योंकि इसमें जितने भी मतलब मैसेज दिया जाता है वो सब गलत है अकॉर्डिंग टू प्लेटो। बट ये सारा जो है प्लेटो बता रहे हैं थ्योरी ऑफ आर्ट में, बट एरिस्टोटल जो कि उनके स्टूडेंट हैं वो जो है इस थ्योरी को जो है मतलब क्रिटिसाइज़ करके अच्छी बातें कर रहे हैं। सो आगे हम बात करेंगे। इन पोइटिक्स एरिस्टोटल प्लेटो स्टूडेंट्स अटेम्प्ट्स टू रिफ्यूट हिज टीचर। कि पोइटिक्स में जो कि एरिस्टोटल द्वारा वर्क लिखा गया है, एरिस्टोटल कौन थे, प्लेटो के स्टूडेंट थे। सो एरिस्टोटल ने जो है पोइटिक्स वर्क में जो है बिल्कुल कम्प्लीटली डिसअप्रूव, रिफ्यूट का मतलब होता है डिसअप्रूव करना किसी चीज़ को। सो रिफ्यूट हिज टीचर बाय एक्सप्लोरिंग व्हाट यूनाइट्स ऑल पोइट्री। सो एरिस्टोटल जो है इस पोइटिक्स वर्क में जो है बताते हैं कि वो क्या क्या एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करके बताते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि पोएट्री को एक साथ एकजुट करके यूनाइट करती है। सो जो उसका इमिटेटिव नेचर, जिसे प्लेटो अपने थ्योरी ऑफ आर्ट वर्क में क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वहीं एरिस्टोटल जो है पोइटिक्स में उसे बता रहे हैं कि इमिटेटिव नेचर जो होता है ना, सो इट्स इमिटेटिव नेचर एंड इट्स एबिलिटी टू ब्रिंग एन ऑडियंस इनटू स्पेसिफिक प्लॉट। कि जब भी पोइट्री को कंस्ट्रक्ट किया जाता है सो लोग मतलब अकॉर्डिंग टू प्लेटो पोइट्री जो है सिर्फ और सिर्फ पोएट इमिटेट करते हैं, पोइट्री वो है। बट एरिस्टोटल बताते हैं कि इमिटेट करने की भी एक कला होती है। सो जब भी पोएट इमिटेट करता है सो इसके साथ साथ जो है वो ऑडियंस के सामने जो है एक नया प्लॉट यानी एक नया फ्रेश थॉट लाने की कोशिश करता है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। सो इट्स imitative nature and its ability to bring an audience into its specific plot। So imitative nature के साथ साथ क्या करता है,
पोएट जो है ऑडियंस के सामने एक फ्रेश प्लॉट लाने की कोशिश करता है, वाइल प्रिजर्विंग, जिसके थ्रू क्या होता है, यूनिटी ऑफ पर्पस, यानी वाइल प्रिजर्विंग अ यूनिटी ऑफ पर्पस एंड थीम, जिसके थ्रू क्या होता है, इमिटेटिव नेचर के साथ साथ एक फ्रेश प्लॉट को इंट्रोड्यूस करता है ऑडियंस के सामने। इसके साथ साथ ये भी होता है कि हम जो है इस मतलब पोएट जो है यूनिटी ऑफ पर्पस, यानी पोएट्री जो है किस पर्पस से लिखी गई है उसको भी जो है इमिटेटिव नेचर के थ्रू बचाया जा सकता है। यूनिटी ऑफ पर्पस और थीम जो है इमिटेट करने से जो है प्रिजर्व रहते हैं, एरिस्टोटल का ऐसा कहना है अपने वर्क पोएटिक्स में। द टोन ऑफ द पोएटिक्स रिफ्लेक्ट्स इट्स आर्ग्यूमेंटेटिव स्पिरिट। जो वर्क है एरिस्टोटल का पोएटिक्स, उसकी टोन जो है वो जो है मतलब प्लेटो के व्यूज़ के अगेंस्ट जाके जो है आर्ग्यूमेंट कर रहा है, तो इस पोएटिक्स वर्क की जो टोन है वो आर्ग्यूमेंटेटिव है। एज एरिस्टोटल अटेम्प्ट्स बोथ टू एक्सप्लेन द एनाटॉमी ऑफ पोएट्री, कि इस पोएटिक्स वर्क के अंदर एरिस्टोटल जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब वो एनालाइज कर रहे हैं। एनाटॉमी का मतलब होता है एक्सप्लोर करना, कि पोएट्री की डेप्थ्स तक जाकर जो है एरिस्टोटल उसे एक्सप्लोर करके जो है बता रहे हैं, इन्वेस्टिगेट करके बता रहे हैं, एनालाइज करके बता रहे हैं कि पोएट्री क्या होती है और साथ ही साथ पोएट्री की जो है क्या वैल्यू होती है ह्यूमन सोसाइटी में। सो इस सेंस में लिखा गया है, द टोन ऑफ द पोएटिक्स रिफ्लेक्ट्स इट्स आर्ग्यूमेंटेटिव स्पिरिट एज एरिस्टोटल अटेम्प्ट्स बोथ टू एक्सप्लेन द एनाटॉमी ऑफ पोएट्री एंड टू जस्टिफाई इट्स वैल्यू टू ह्यूमन सोसाइटी। देन अब हम बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये इंटरटेक्चुअल रेफरेंस ही है जिन्हें मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। द राइटर भरता मुनि। सो फ्रेंड्स, मैंने इस पे भी सेपरेट वीडियो लेक्चर बना रखा है, सो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर सुन सकते हैं। सो अब बात आती है कि भरत मुनि इन हिज वर्क ऑन ड्रामेटिक थ्योरी अ ट्रिटाइज ऑन थिएटर आइडेंटिफाइड सेवरल रसाज इन द इमोशनल रिस्पॉन्सेज ऑफ ऑडियंस फॉर द संस्कृत ड्रामा ऑफ एंशंट इंडिया। कि कहने का मतलब ये है कि भरत मुनि ने जितने भी मतलब थिएट्रिकल परफॉर्मेंस होती हैं, सो ऑडियंस क्या करती है, उन थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस को देखकर जो है अपने माइंड में जो है बहुत सारी फीलिंग्स को इवोक करती है। सो उसी के रिस्पॉन्स में जो है भरता मुनि ने जो है रसा थ्योरी को फाउंड किया था इन द इमोशनल रिस्पॉन्सेज ऑफ ऑडियंस फॉर द संस्कृत ड्रामा ऑफ एंशंट इंडिया। देन GWF हेजल, जो कि जर्मन फिलोसोफर है, जिन्हें जो है जाना माना जाता है फॉर हिज डायलेक्टिक अप्रोच टू एपिस्टेमोलॉजी एंड हिस्ट्री। सो इन्हें GWF हेजल, जो कि जर्मन फिलोसोफर है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं फॉर हिज डायलेक्टिक अप्रोच टू एपिस्टेमोलॉजी एंड हिस्ट्री। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है इस मेथडोलॉजी को मतलब अप्लाई किया, ऑल्सो अप्लाइड सच अ मेथडोलॉजी टू हिज थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी इन हिज ऐसे हेजल्स थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी। कि AC ब्रैडले फर्स्ट इंट्रोड्यूस द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड टू हेजल्स थ्योरी। फ्रेंड्स, प्लीज़ रिमेंबर दिस कि AC ब्रैडले ने एक ऐसे लिखा था जिसका नाम था हेजल्स थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी। मैं फिर से इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि AC ब्रैडले ने जो है एक ऐसे लिखा था जिसका नाम था हेजल्स थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी। उसमें जो है उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड के सामने हेजल्स की थ्योरी को, विच ब्रैडले कॉल्ड द ट्रेजिक कोलिजन। कि इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड के सामने AC ब्रैडले ने हेजल की थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था एंड साथ ही साथ जिसे ब्रैडले ने एसोसिएट किया था ट्रेजिक कोलिशन। और उस ट्रेजिक कोलिशन को जो है AC ब्रैडले ने कॉन्ट्रास्ट किया था एरिस्टोटेलियन नोशंस के साथ, कि एरिस्टोटेलियन नोशंस ऑफ ट्रेजिक हीरो। कि एरिस्टोटल ने जो है कुछ नोशंस सेट किए थे ट्रेजिक हीरो के। सो वही सारा जो है ब्रैडले ने जो है ट्रेजिक कोलिशन के साथ साथ जो है कॉन्ट्रास्ट किया है एरिस्टोटल के ट्रेजिक हीरो के नोशंस को एंड हिज और हर हमर्शिया, और साथ ही साथ एरिस्टोटल के हमर्शिया को इन सब्सिक्वेंट एनालिसिस ऑफ, जिसमें और किसके थ्रू किया है, इन सब्सिक्वेंट एनालिसिस ऑफ द अकिलेस ओरेस्टिया ट्रायोलॉजी एंड ऑफ सोफोक्लीज एंटीगोन। सो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि AC ब्रैडले ने जो है मतलब इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में
के सामने जो है जितने भी इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं उनके सामने जो है हेजल की थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था, जिसे ब्रैडले ने जो है बोला था ट्रेजिक कोलिशन। एंड उस ट्रेजिक कोलिशन को जो है मतलब AC ब्रैडले ने कॉन्ट्रास्ट किया था एरिस्टोटल के नोशंस ऑफ ट्रेजिक हीरो के साथ और साथ ही साथ हमर्शिया के साथ। और ये सारा जो है किस में उन्होंने दिखाया था, सो इन्होंने जो है अपन मतलब वर्क्स को एनालाइज किया था, जिसके थ्रू जो है उन मतलब कॉन्ट्रास्ट बता के दिखाया था इन्होंने। सो इन्होंने जो है एकिलस ऑरेस्टिया ट्रायोलॉजी और साथ ही साथ सोफोक्लिस की एंटीगोन को जो है एनालाइज करके जो है इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड के सामने हेजल की थ्योरी और साथ ही साथ एरिस्टोटल के नोशंस को कॉन्ट्रास्ट किया था, एरिस्टोटल के नोशंस ऑफ ट्रेजिक हीरो को कॉन्ट्रास्ट करके बताया था। देन अब हम बात करते हैं द मोस्ट फंडामेंटल चेंज हैज़ बीन द रिजेक्शन ऑफ एरिस्टोटल्स डिक्टम, कि सबसे अब हम जो है देखते हैं कि बहुत बड़ा चेंज आ गया है, ड्रास्टिक चेंज आ गया है, जिसमें एरिस्टोटल की सेट नोशंस को कम्प्लीटली जो है रिजेक्ट किया गया है। जहाँ पर एरिस्टोटल यही बात करते हैं कि एक ट्रू ट्रेजेडी वो है जो मतलब हाई स्टेटस और पावरफुल लोगों को दिखाए। सो इस चीज़ को जो है कम्प्लीटली रिजेक्ट किया गया है। इसकी जगह आर्थर मिलर ने एक ऐसे लिखा था जिसका नाम था ट्रेजेडी एंड द कॉमन मैन। उसमें उन्होंने आर्ग्यू किया था और बताया था कि ट्रेजेडी जो है साथ ही साथ ऑर्डिनरी पीपल और डोमेस्टिक सराउंडिंग्स को भी शो करती है, डिपिक्ट करती है। वहीं एरिस्टोटल बताते हैं कि एक ट्रू ट्रेजेडी वो है जो कि जिसमें जो है पावरफुल और हाई स्टेटस के लोगों को दिखाया जाए। बट आर्थर मिलर के ऐसे ट्रेजेडी एंड द कॉमन मैन में दिखाया गया है कि ट्रेजेडी एक अच्छी ट्रेजेडी वो है जिसमें ऑर्डिनरी लोगों के साथ साथ वहाँ की डोमेस्टिक सराउंडिंग्स को भी दिखाया जाए। देन the German philosopher Friedrich Nietzsche has been said to have taken nearly all of his political philosophy from Aristotle. Friends, please remember this कि जर्मन फिलोसफर जिनका नाम है फ्रेडरिक नीशे, उन्होंने जितनी भी पॉलिटिकल फिलॉसफी ली है वो एरिस्टोटल के आइडिया से ली है। देन वाइल एरिस्टोटल इंसिस्टेड ऑन द प्राइमेसी एंड यूनिटी ऑफ प्लॉट, कि हमें पता है कि एरिस्टोटल ने जो है बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है यूनिटी ऑफ प्लॉट पे। बट इस एरिस्टोटल के इस नोशन को भी जो है लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सैमुअल बेकेट हैज़ अचीव्ड फेम एज वन ऑफ दिस सेंचुरीज ग्रेटेस्ट प्ले राइट, कि आप देख सकते हो कि सैमुअल बेकेट जिन्होंने वर्क लिखा था वेटिंग फॉर गोडॉट, कि उन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा फेम अचीव किया है और उन्हें जो है ग्रेटेस्ट प्ले राइट भी बोला गया है इस सेंचुरी का, क्योंकि बाय कंस्ट्रक्टिंग प्लेस दैट आर्ग्यूएबली हैव नो प्लॉट एट ऑल। कि आप देखोगे कि एरिस्टोटल बताते हैं कि एक अच्छा वर्क वो है जिसके अंदर यूनिटी ऑफ प्लॉट हो, यानी प्लॉट जो है सीक्वेंस में हो। बट सैमुअल बेकेट ने जो है इस नोशन को रिजेक्ट करके उन्हें जो है ग्रेट प्ले राइट की जो है उन्हें टाइटल दिया गया है, क्योंकि हम देखते हैं कि उनके वर्क में जो है कोई प्लॉट भी नहीं है, फिर भी जो है उन्हें फेम मिला हुआ है ग्रेटेस्ट प्ले राइट का। क्यों? क्लोज टू एरिस्टोटल्स टाइम यूरिपिडीज ऑफन वायलेटेड द एरिस्टोटेलियन प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रक्चर, कि आप देखो कि यूरिपिडीज जो थे वो भी एरिस्टोटल के टाइम के ही थे और उन्होंने भी जो है एरिस्टोटल के प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रक्चर और बैलेंस को जो है रिजेक्ट किया है, वायलेट किया है। Close to Aristotle's time, Euripides often violated the Aristotelian principles of structure and balance in a conscious effort to depict a universe that is neither structure nor balance। कि ये यूरिपिडीज जो है ये भी एरिस्टोटल के टाइम पर रह रहे थे, एंड इन्होंने भी यूरिपिडीज ने भी जो है एरिस्टोटल के प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रक्चर और बैलेंस को जो है वायलेट किया है, ये डिपिक्ट करके कि एक यूनिवर्स जो है ना तो पूरा स्ट्रक्चर्ड है ना ही पूरा बैलेंस्ड है। नॉट सरप्राइजिंगली एरिस्टोटल सीम्स टू हैव प्रेफर्ड सोफोक्लीज टू यूरिपिडीज, कि आप देख सकते हो कि एरिस्टोटल सीम्स टू हैव प्रेफर्ड सोफोक्लीज टू यूरिपिडीज, कि एरिस्टोटल ने जो है यूरिपिडीज के बजाय सोफोक्लीज को ज़्यादा प्रेफर किया। हम देख भी सकते हैं कि एरिस्टोटल ने जो है एरिस्टोटल ने जो सोफोक्लीज का वर्क है इडिपस रेक्स,
उसको जो है ज़्यादा प्रेज़ की थी, क्योंकि जो है मतलब सोफोक्लीज ने जो है इडिपस रेक्स को जो है मतलब कंस्ट्रक्ट किया था, तो वो एरिस्टोटल के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए किया था। इसीलिए जो है एरिस्टोटल ने सीम्स टू हैव प्रेफर्ड सोफोक्लीज टू यूरिपिडीज़, कि एरिस्टोटल ने जो है ज़्यादा प्रेफर किया सोफोक्लीज को बजाय कि यूरिपिडीज़ को। देन अब हम देखेंगे वर्क्स बाय सेम राइटर। एरिस्टोटल रोट वन ऑफ द ग्रेट ट्रिटाइज ऑन रेटोरिक। सो फ्रेंड्स प्लीज़ रिमेंबर दिस कि एरिस्टोटल ने जो है एक मतलब बहुत ग्रेट ट्रिटाइज लिखी थी रेटोरिक पे। द ट्रिटाइज वॉज रिटन इन द 4th सेंचुरी। वो ये जो ट्रिटाइज है यानी रेटोरिक, ये 4th सेंचुरी BC में लिखी थी एरिस्टोटल ने। एंड इट आउटलाइंस द 3 रेटोरिकल अपील्स, कि जो कि आउटलाइन करती है 3 रेटोरिकल अपील्स को। सबसे पहली लोगोस, दूसरी पैथोस, तीसरी ईथोस। सो ये फ्रेंड्स मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। These 3 persuasive strategies make up the rhetorical triangle, कि ये तीनों यानी लोगोस, पैथोस, ईथोस ने जो है इन तीनों persuasive strategies ने जो है rhetorical triangle बनाकर रख दिया है। लोगोस इज़ द यूज़ ऑफ लॉजिक, फैक्ट्स और ट्रुथ। लोगोस का मतलब क्या होता है, मतलब किसी भी वर्क के अंदर लॉजिक का यूज़ करना, फैक्ट्स का यानी तथ्यों का यूज़ करना और साथ ही साथ सच बताना। और पैथोस का मतलब क्या होता है कि जो ऑडियंस के मतलब वर्क ऐसा होना चाहिए जिससे ऑडियंस जो है पूरी तरह से जो है राइटर के लिखे गए वर्क पर पूरी तरह से जो है मतलब कन्विंस हो जाए, उनके माइंड में जो है इमोशंस इवोक होने लग जाए। सो पैथोस इज़ द अपील टू योर ऑडियंस इमोशन। देन ईथोस क्या होता है, ईथोस इज़ द स्पीकर और राइटर्स करेक्टर्स क्रेडिबिलिटी एंड अथॉरिटी, कि ईथोस क्या होता है, स्पीकर या फिर राइटर मतलब किसी भी वर्क में किसी भी राइटर ने जो है किसी भी करेक्टर को क्रिएट किया है तो उस करेक्टर की कितनी मतलब वो करेक्टर के बात में जो है कितनी सच्चाई है। सो ईथोस इज़ द स्पीकर और राइटर्स करेक्टर क्रेडिबिलिटी एंड अथॉरिटी। देन मेटाफिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। सो अब हम बात करते हैं मेटाफिज़िक्स के बारे में। सो मेटाफिज़िक्स क्या है, ब्रांच ऑफ फिलॉसफी है जो कि डील करती है कॉन्सेप्ट्स जैसे बीइंग, सब्सटेंस, कॉज एंड आइडेंटिटी। Aristotle's very ancient metaphysics offer centered on the 4 causes of being. Friends please remember this कि एरिस्टोटल का मेटाफिज़िक्स का कॉन्सेप्ट है जो कि सेंटर करता है यानी जो कि रिवॉल्व करता है 4 causes of being पे। दे आर मटीरियल, फॉर्मल, एफिशिएंट एंड फाइनल कॉज। कि कहने का मतलब ये है कि एरिस्टोटल ने बताया है कि किसी चीज़ के यानी बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, कोई चीज़ क्यों अकर कर रही है उसके बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, बट जो फाइनल कॉज होता है वो ज़्यादा कंसीडर किया जाता है। इन मेटाफिज़िक्स एरिस्टोटेलियनिज्म profoundly influenced Jewish and Islamic philosophical and theological thought. Friends please remember this कि एरिस्टोटेलियनिज्म ने जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है जूइश और इस्लामिक के फिलोसफिकल और थियोलॉजिकल थॉट को ड्यूरिंग मिडल एजेस एंड कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस क्रिश्चियन थियोलॉजी। कि मिडल एज में जो है जूइश और इस्लामिक फ़िलोसफिकल और थियोलॉजिकल थॉट को इन्फ्लुएंस किया एंड अब जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है क्रिश्चियन की थियोलॉजीज़ को। एरिस्टोटल वॉज वेल नोन अमंग मिडीवियल मुस्लिम स्कॉलर्स। कि एरिस्टोटल को जो है मिडीवियल मुस्लिम स्कॉलर्स जो है काफ़ी ज़्यादा जानते थे एंड हैज़ बीन रिवर्ड एज द फर्स्ट टीचर। कि जितने भी मिडीवियल मुस्लिम स्कॉलर्स हैं एरिस्टोटल को समझते थे कि ये जो एरिस्टोटल जो है फर्स्ट टीचर है उनके लिए। एंड सिज़ेरो जो है एरिस्टोटल के सारे वर्क्स को बताता था रिवर ऑफ गोल्ड। कि अकॉर्डिंग टू सिज़ेरो कहता था कि एरिस्टोटल के जितने भी वर्क्स हैं वो जो है सारे रिवर ऑफ गोल्ड की तरह है। देन अब हम जो है बात करते हैं कि कुछ फेमस कोट्स के बारे में। सो कॉमेडी एम्स एट रिप्रेजेंटिंग मैन एज वर्स, ट्रेजेडी एज बेटर देन इन एक्चुअल लाइफ। कि आप देख सकते हो कि कॉमेडी के थ्रू जो है मैन को जो है वर्स रिप्रेजेंट किया जाता है और ट्रेजेडी के थ्रू जो है मैन को जो है बेटर रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब मैन जो है
ट्रेजेडी के अंदर ऐसे दिखाए जाते हैं कि मैन जो है उसके अंदर, ट्रेजेडी के अंदर जिन भी मैन को रिप्रेजेंट किया जाता है, सो वो मैन जो है काफ़ी ज़्यादा बेटर है अपनी एक्चुअल लाइफ से, रियल लाइफ से। देन उनकी नेक्स्ट कोट है, अकॉर्डिंगली द पोइट शुड प्रेफर प्रोबेबल इम्पॉसिबिलिटीज़ टू इम्प्रोबेबल पॉसिबिलिटीज़। कि हाँ मतलब इंसान को यानी पोएट को जो है इम्प्रॉबेबल यानी इम्पॉसिबल को जो है मतलब ज़्यादा रेफ़र करना चाहिए, तभी वो जो है पॉसिबिलिटीज़ की तरफ मूव कर पाएगा। ऑल ह्यूमन हैप्पीनेस और मिजरी टेक्स द फॉर्म ऑफ एक्शन। कि जितने भी ह्यूमन मतलब हैप्पी रह रहा है या फिर मिजरी यानी अगर ह्यूमन बीइंग मिजरी में है, सो वो सारे जो है एक एक्शन की फॉर्म है। द एंड फॉर विच वी लिव इज़ अ सर्टेन काइंड ऑफ एक्शन। कि जिसके लिए हम मतलब रह रहे हैं, हम जो है किसी न किसी एक्शन को जो है अपनी लाइफ में परफॉर्म करते हैं। सो वो एक्शन जो है हमें हैप्पीनेस या फिर मिजरी मतलब प्रोवाइड करता है। देन tragedy is an imitation not just of a complete action but of events that evoke pity and fear। कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ऐसा कहते हैं कि ट्रेजेडी सिर्फ और सिर्फ इमिटेशन नहीं है, मतलब जिसके अंदर मतलब पूरी तरह से सारे एक्शंस को दिखा देना और इमिटेट कर देना, सिर्फ और सिर्फ ट्रेजेडी के अंदर उतना ही नहीं है, बल्कि साथ साथ वो इवेंट्स भी दिखाई जाती है जो कि ऑडियंस के अंदर पिटी और फियर की फीलिंग्स को इवोक कर देती है, वो भी ट्रेजेडी के अंदर इन्वॉल्व होता है। देन एरिस्टोटल के क्या व्यूज़ है पोइट्री पे? सो एरिस्टोटल कहते हैं पोइट्री अटर्स यूनिवर्सल ट्रुथ। कि मतलब पोइट्री के अंदर जो है उन ट्रुथ्स के बारे में बताया जाता है जो कि यूनिवर्सल होते हैं, और साथ ही साथ हिस्ट्री से रिलेटेड पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स भी दी जाती है। देन अब मैं आपको इंट्रोडक्शन बताना चाहूँगी पोइटिक्स का। सो पोइटिक्स सीक्स टू एड्रेस द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोइट्री। कि मतलब पोइटिक्स के अंदर जो है एरिस्टोटल बता रहे हैं कि बहुत डिफरेंट काइंड्स होते हैं पोइट्री के। द स्ट्रक्चर ऑफ अ गुड पोएम। कि बहुत मतलब एक अच्छे पोएम का जो है प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, और एंड द डिवीजन ऑफ अ पोएम इनटू इट्स कंपोनेंट। कि एक पोएम को जो है अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ही डिफाइंस पोइट्री एज अ मीडियम ऑफ इमिटेशन। वो कहते हैं, एरिस्टोटल कहते हैं पोइट्री क्या है? एक मीडियम है इमिटेशन का, दैट सीक्स टू रिप्रेजेंट और डुप्लीकेट लाइफ थ्रू करेक्टर, इमोशन और एक्शन। कि मतलब पोइट्री के अंदर जो है मतलब रियल लाइफ की इंसिडेंट्स को लेकर जो है करेक्टर या इमोशंस या एक्शंस को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी रियल सिचुएशंस, लाइफ की रियल करेक्टर्स, इमोशंस और एक्शंस को लेकर जो है पोइट्री को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। देन एरिस्टोटल ऑल्सो लेज आउट द एलिमेंट्स ऑफ सक्सेसफुल इमिटेशन। कि मतलब एरिस्टोटल अब बताते हैं कि पोइट्री का मतलब सिर्फ और सिर्फ इमिटेशन करना ही नहीं है। सो इमिटेशन मतलब इमिटेशन भी जो है उसकी भी जो है एक कला होती है, इमिटेट करने की, किसी चीज़ को कॉपी करने की भी जो है एक कला होती है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ऑल्सो लेज आउट द एलिमेंट्स ऑफ सक्सेसफुल इमिटेशन। द पोएट मस्ट इमिटेट आइदर थिंग्स। कि पोएट को जो है मतलब कोई भी अगर पोइट्री क्रिएट कर रहा हो तो उसे इमिटेट करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ पोइट्री के अंदर जो है चीज़ें मेंशन की गई है, या तो उसे इमिटेट करने की कोशिश कर सकता है, या फिर किसी पोइट्री के थॉट्स को मतलब इमिटेट कर सकता है। द पोइट मस्ट इमिटेट आइदर थिंग्स एज दे आर। जैसे चीज़ें उस पोइट्री में दी गई है उसको कॉपी कर सकता है एज इट इज़, या थिंग्स एज दे आर थॉट, यानी चीज़ें जो उसका पोइट्री का थॉट है उसे भी इमिटेट कर सकता है, और थिंग्स एज दे ऑट टू बी, और जो चीज़ें होती है जो मतलब उस पोइट्री के अंदर मेंशन है उसे भी मतलब इमिटेट कर सकता है। तो एरिस्टोटल बता रहा है कि इमिटेशन करने के भी जो है अलग अलग तरीके होते हैं। द पोएट मस्ट ऑल्सो इमिटेट इन एक्शन एंड लैंग्वेज। कि पोएट जो है किसी पोइट्री की जब भी पोइट्री कंस्ट्रक्ट कर रहा हो तो वो किसी भी पोइट्री की जो है एक्शन को इमिटेट कर सकता है, या फिर उसकी लैंग्वेज को इमिटेट कर सकता है, जैसे मेटाफर्स या फिर कंटेम्प्रेरी वर्ड्स को इमिटेट कर लिया। सो इस वे से जो है इमिटेट कर सकता है। देन अब एरिस्टोटल बताते हैं कि अलग अलग तरह के ड्रामाज होते हैं। एरिस्टोटल डिफाइंस पोइट्री वेरी ब्रॉडली, इंक्लूडिंग एपिक पोइट्री होती है, ट्रेजेडी होती है, कॉमेडी होती है, दिथ्रेम्बिक पोइट्री भी होती है। सो दिथ्रेम्बिक पोइट्री भी होती है। देन
एंड इवन सम काइंड्स ऑफ म्यूज़िक भी ड्रामा के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, ट्रेजेडी केम फ्रॉम द एफर्ट्स ऑफ पोइट्स, कि मतलब एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ट्रेजेडी जो है कहाँ से आई है, मतलब मैन के एफर्ट से। मैन जिस तरह से जो है मतलब पोइट जिस तरह से जो है मैन को प्रेजेंट करता है कि वो नोबल होता है, मैन नोबल होता है, बेटर होता है, रियल लाइफ से भी बेटर होता है। सो इस तरह के पोइट के एफर्ट से जो है ट्रेजेडी का जो है मतलब फॉर्म हुई है। सो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, ट्रेजेडी केम फ्रॉम द एफर्ट्स ऑफ पोइट्स टू प्रेजेंट मैन एज नोबलर और बेटर देन दे आर इन रियल लाइफ। और कॉमेडी ऑन द अदर हैंड शोज़ अ लोअर टाइप ऑफ पर्सन, कि कॉमेडी के अंदर जो है इन्फीरियर लोगों को प्रेजेंट किया जाता है। एंड रिवील्स ह्यूमंस टू बी वर्स देन दे आर इन एवरेज, और दिखाया जाता है कि ह्यूमन जो है अपनी रियल लाइफ से भी ज़्यादा बुरे होते हैं, वर्स होते हैं। एंड रिवील्स ह्यूमंस टू बी वर्स देन दे आर इन एवरेज। और एपिक पोइट्री ऑन द अदर हैंड इमिटेट्स नोबल मैन, कि एपिक पोइट्री के अंदर जो है मतलब महान मतलब जो नोबल मैन होते हैं यानी अच्छे लोगों को जो है इमिटेट किया जाता है, लाइक ट्रेजेडी बट ओनली हैज़ वन टाइप ऑफ मीटर, कि एपिक के पोइट्री के अंदर एक तरह का मीटर होता है, और अनलाइक ट्रेजेडी विच कैन हैव सेवरल एंड इज़ नरेटिव इन फॉर्म, कि एपिक पोइट्री जो होती है वो नरेटिव फॉर्म में लिखी जाती है। और फिर जो है एरिस्टोटल जो है 6 एलिमेंट्स बताते हैं ट्रेजेडी के। सबसे पहला प्लॉट होता है, दूसरा कैरेक्टर होता है, तीसरा डिक्शन होता है, चौथा थॉट होता है, पांचवा स्पेक्टिकल होता है, एंड 6th वन इज़ सॉन्ग। देन अब हम बात करते हैं प्लॉट के बारे में। सो प्लॉट क्या है? प्लॉट इज़ द सोल ऑफ ट्रेजेडी। सो मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था कि किसी भी ट्रेजेडी के अंदर जो है प्लॉट जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है प्लॉट का, बिकॉज एक्शन इज़ पैरामाउंट टू द सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रामा, कि अगर मतलब जो एक्शन होता है वो मतलब सीक्वेंस में चल रहा होता है ट्रेजेडी के अंदर, इस सेंस में लिखा गया है बिकॉज एक्शन इज़ पैरामाउंट टू द सिग्निफिकेंस ऑफ अ ड्रामा एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर सब्सिडरी, कि ट्रेजेडी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? उस प्लॉट का जो है मतलब सीक्वेंस में रहना। सो अगर प्लॉट सीक्वेंस में रहेगा तभी जो है रीडर्स जो है उस प्लॉट के साथ साथ जो है ट्रेजेडी को ईजीली जो है अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और साथ ही साथ जो है एक्शंस जो परफॉर्म होंगे वो प्लॉट के अकॉर्डिंग होंगे, सीक्वेंस में होंगे। देन पेंटिंग्स आर नाइदर इनफाइनाइट स्मॉल नॉर मॉन्स्ट्रसली बिग। सो एरिस्टोटल बोलते हैं पेंटिंग्स क्या होती है, ज़्यादा स्मॉल भी नहीं होती और ना ज़्यादा बिग होती, बड़ी होती, बिकॉज दे मस्ट बी ऑफ सच अ साइज़, कि उनका जो साइज़ होता है वो एक ऐसा होता है कि जिसे जो है लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। सिमिलरली अ ट्रेजेडी मस्ट बी ऑफ मॉडरेट लेंथ, कि पेंटिंग्स की तरह जो है ट्रेजेडी भी जो है मॉडरेट लेंथ में होनी चाहिए, सो एज़ टू बी टेकन इन बाय द मेमोरी, ताकि लोग जो है उस अगर मॉडरेट लेंथ में होगी लोग जो है लंबे टाइम तक उसे रिकॉल कर पाएंगे। यूजुअली टाइम लिमिट्स आर सेट बाय द ऑडियंस, कि ट्रेजेडी को देखते वक्त जो है एक टाइम लिमिट होती है। सो यूजुअली टाइम लिमिट्स आर सेट बाय द ऑडियंस और अदर आउटसाइड फैक्टर्स, बट एरिस्टोटल सजेस्ट दैट द लॉन्गर द प्ले द ग्रेटर द मैग्नीट्यूड। बट एरिस्टोटल का ऐसा कहना है कि जितना ज़्यादा मतलब लंबा प्ले होगा उतना ज़्यादा मतलब उस प्ले की जो है मैग्नीट्यूड होगा यानी लेंथ होगी। प्रोवाइड पोएट कैन होल्ड द ट्रेजेडी टुगेदर एज वन कोहेरेंट, कि मतलब एक ट्रेजेडी को जो है कोहेरेंट यानी एक यूनाइटेड वे में जो है मतलब रखना चाहिए किसी भी मतलब प्ले राइट को। रेदर द पोएट मस्ट सेलेक्ट सम सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम अ करेक्टर्स लाइफ, कि अब एरिस्टोटल बताते हैं कि पोएट को क्या करना चाहिए कि किसी भी करेक्टर के लाइफ की इवेंट्स को जो है सीरीज़ में मतलब सेलेक्ट कर लेना चाहिए, जैसे होमर ने अपनी वर्क ओडिसी में किया था, एंड उन्हें जो है फिर जो है उन्हें कोहेरेंट होल में जो है क्राफ्ट कर देना चाहिए। सो एरिस्टोटल का कहना है कि किसी भी करेक्टर की लाइफ के इवेंट्स को जो है मतलब सेलेक्टिव इवेंट्स को जो है एक साथ सीरीज़ में रख देना चाहिए और फिर जो है क्राफ्ट करना चाहिए, मतलब किसी भी पोएट को वर्क जो है फिर क्राफ्ट करना चाहिए एज अ कोहेरेंट होल में। एनी पार्ट ऑफ अ स्टोरी दैट कुड बी एडिड और रिमूव्ड विदाउट एनी ग्रेट इफेक्ट ऑन द। सो अगर कोई भी पार्ट स्टोरी से या तो अगर ज़बरदस्ती ऐड कर देंगे या फिर उससे रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, मतलब अगर हम जो है
great effect on the rest of the story is superfluous and takes away the unity of the piece। कि अगर हम जो है स्टोरी के अंदर कुछ एडिशनल ऐड करेंगे या फिर कुछ उस स्टोरी के अंदर से रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, उस वर्क की एक्चुअल ब्यूटी यानी ओरिजिनल ब्यूटी जो है चली जाएगी। देन अब हम बात करते हैं, एरिस्टोटल गोज ऑन टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द आइडियल ट्रेजिक प्लॉट, कि एक मतलब आइडियल ट्रेजिक प्लॉट का क्या स्ट्रक्चर होता है, एंड स्पेंड्स सेवरल चैप्टर्स ऑन इट्स रिक्वायरमेंट। ही सेज दैट द प्लॉट मस्ट बी अ कंप्लीट होल, कि एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग एक प्लॉट जो होना चाहिए उसमें प्रॉपर जो है बिगनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर मिडल होना चाहिए और साथ ही साथ प्रॉपर एंडिंग होनी चाहिए और एक मॉडरेट लेंथ होनी चाहिए। शुड बी सच दैट द स्पेक्टेटर्स कैन कॉम्प्रीहेंड विदाउट डिफ़िकल्टी, कि ट्रेजेडी जो है ऐसी होनी चाहिए जिसे जो है स्पेक्टेटर्स यानी ऑडियंस जो है इजीली अंडरस्टैंड कर सके। Moreover, the plot requires a single central theme in which all the elements are logically related, कि उस प्लॉट की जो है सिंगल सेंट्रल थीम होनी चाहिए और उसी से मिलते जुलते जो है सारे मतलब उसी से जो है बाद में मतलब द प्लॉट रिक्वायर्स अ सिंगल सेंट्रल थीम, मतलब एक प्लॉट की जो है सिंगल थीम होनी चाहिए, उसी के बेसिस पर जो है मतलब सीक्वेंस को कंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए। सो द प्लॉट रिक्वायर्स अ सिंगल सेंट्रल थीम इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर लॉजिकली डेमोन्स्ट्रेट द चेंज इन द प्रोटैगनिस्ट फॉर्च्यून्स, कि उस सेंट्रल थीम से ही जो है एसोसिएटेड होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर चेंज जो है मतलब किसी भी ट्रेजेडी के अंदर ये चेंज कैसे आया। सो आपस में जो है उस थीम से मिलता जुलता जो है लॉजिक बनता हुआ होना चाहिए, फिर जो है ट्रेजेडी के सीन्स को जो है चेंज किया जाना चाहिए। सो the change in the protagonist fortunes which emphasize on the dramatic causation and probability of the events, कि साथ ही साथ जो है ये भी बताया जाना चाहिए कि ये ड्रामा जो है इसका सबसे मतलब कॉज क्या है। सो इस ड्रामा को शुरू करने का क्या कॉज है। सो एक ट्रेजेडी के अंदर ये भी होना चाहिए और जो इवेंट्स है यानी प्रोबेबल इवेंट्स जो है वो उस ड्रामा में क्यों हो रही है, सो उसका भी कॉज होना चाहिए। प्लॉट ऑल्सो मस्ट कंटेन एलिमेंट्स ऑफ एस्टॉनिशमेंट्स, कि एक प्लॉट के अंदर जो है ये सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, यानी उसमें एस्टॉनिशमेंट होना चाहिए, रिवर्सल होना चाहिए। रिवर्सल का मतलब होता है पेरिपिटिशिया। देन रिकॉग्निशन होना चाहिए, रिकॉग्निशन को हम एनाग्नोसिस भी बोलते हैं, और साथ ही साथ करेक्टर्स को सफ़र करता हुआ दिखाना चाहिए। देन दीज रिवर्सल यानी पेरिपीशिया वेयर द ऑपोजिट ऑफ व्हाट वाज प्लान्ड और होप्ड बाय द प्रोटैगनिस्ट टेक प्लेस, कि पेरिपीशिया क्या होता है कि जो भी प्रोटैगनिस्ट सोचता है उसका बिल्कुल टोटली अपोजिट हो जाता है। सो इस सेंस में लिखा गया है वेयर द ऑपोजिट ऑफ व्हाट वाज प्लान्ड और होप्ड बाय द प्रोटैगनिस्ट टेक्स प्लेस। When Oedipus' investigation of the murder Leos leads to catastrophic and unexpected conclusion, कि जब इडिपस सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सोफोक्लीस का ग्रीक ड्रामा जिसका नाम है इडिपस रेक्स। सो पेरिपीशिया यानी रिवर्सल, कि इडिपस जो है जैसे ही पता लगाने जाता है कि असली मर्डर लियोस का कौन है, सो उसको पता चलता है कि असली मर्डर वो इडिपस खुद ही है, उसने जो है गलती से अपने फादर को मार के अपनी मदर से शादी कर ली थी। सो when Oedipus' investigation of the murder Leos leads to catastrophic and unexpected conclusion। और फिर क्या है recognition। recognition का मतलब क्या होता है anagnosis, when the protagonist recognizes the truth, कि जब जो है प्रोटैगनिस्ट यानी मेन लीडिंग रोल मतलब प्ले करने वाले को उस मेन करेक्टर को जो है अपने बारे में सच पता चल जाए, दैट इज़ कॉल्ड एज रिकॉग्निशन या फिर एनाग्नोसिस। व्हेन द प्रोटैगनिस्ट recognizes the truth of a situation, discovers another character's identity और comes to a realization about himself, जब करेक्टर जो है अपने ही बारे में सच्चाई जान ले उसे रिकॉग्निशन या फिर एनाग्नोसिस कहते हैं। This sudden acquisition of knowledge or insight by the hero arouses the desire the spectators, as when Oedipus find his true parentage and realize the crime which he has been responsible for, कि जब इडिपस मैंने आपको बताया सबसे अच्छा एग्जाम्पल इडिपस रेक्स है जो कि सोफोक्लीस द्वारा लिखा गया है। जब अपने आप मतलब इडिपस को सेल्फ रियलाइज़ हो जाता है कि उसने अपने फादर को मार के अपनी मदर से शादी करके सेक्सुअल रिलेशंस मेंटेन करने की कोशिश की, तब
तब जो है इडिपस अपने आप को मारने की कोशिश करता है। फिर जो है स्पेक्टेटर्स यानी देखने वाली ऑडियंस को जो है उस पर मतलब दया आती है, और जिसके थ्रू ऑडियंस जो है उसकी इस हालत को देखकर रोने लग जाते हैं। ऑल थ्री एलिमेंट्स कोएलेंस टू क्रिएट कैथारसिस, एंड इन सभी यानी मतलब जितने भी एस्टोनिशमेंट, परपीशिया, रिकॉग्निशन, इन थ्री एलिमेंट्स से जो है क्रिएट होता है कैथारसिस। कैथारसिस क्या होता है कि जब हम किसी की मतलब ऑडियंस जब भी किसी करेक्टर को मतलब करेक्टर के डाउनफॉल को होता हुआ देख लेती है, तब जो है ऑडियंस क्या करती है, अपने मतलब उसके साथ, उस करेक्टर के साथ सिंपैथी प्रोवाइड करती है, रोती है, और साथ ही साथ जो है ऑडियंस इस मतलब उस करेक्टर को देखकर अवेयर हो जाती है कि हमें जो है अपनी लाइफ में इन मिस्टेक्स को जो है आगे नहीं होने देना। All three elements coalesce to create catharsis, which is the engenderment of fear and pity in the audience. Pity for the tragic hero's plight and fear that his fate might befall us. Then अब हम बात करते हैं करेक्टर्स के बारे में। सो पिटी एंड फियर इन द कोर्स ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रेजिक हीरो, कि एक ट्रेजिक वर्क में क्या क्या मतलब एक ट्रेजिक वर्क को कैसे सक्सेसफुल मतलब कि करेक्टरिस्टिक्स बताए हैं कि एक ट्रेजिक वर्क कैसे सक्सेसफुल होता है। सो सबसे पहले उस ट्रेजिक वर्क के अंदर जो है ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो जो है पढ़ने वाली ऑडियंस के अंदर पिटी या फिर फियर की फीलिंग्स को इवोक कर दें। सो एरिस्टोटल सेज दैट द ऑडियंस शुड बी मूव्ड बाय द एक्शंस, कि ऑडियंस जिस तरह से करेक्टर के एक्शंस हैं, सो उस मतलब ऑडियंस जो है उससे कुछ सीख ले। सो इस सेंस में लिखा गया है, एरिस्टोटल सेज दैट द ऑडियंस शुड बी मूव्ड बाय द एक्शंस ऑफ द हीरो टू एक्सपीरियंस द इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर। For instance, you may pity the plight of the star-crossed lovers who cannot be involved due to their familial ties. कि एग्जाम्पल सबसे अच्छा ये है कि रोमियो और जूलियट अगर आपने देखी होगी, सो ये शेक्सपियर का प्ले है। सो वो दोनों लवर्स जो हैं उन्हें स्टार क्रॉस लवर बोला जाता है। उनकी फैमिलियल टाइज़ की वजह से वो दोनों जो है एक दूसरे से मतलब शादी नहीं कर पाए। सो और दोनों जो है एक दूसरे की मतलब याद में जो है मर गए थे। सो उससे क्या होता है, हमारे मन में पिटी और फियर की फीलिंग्स इवोक होती है, एंड हम उससे अवेयर होते हैं कि हम जो है अपनी लाइफ में ये सारी मिस्टेक्स ना करें। देन रिलेटेबिलिटी, ट्रेजिक हीरोज़ और हीरोइंस जूलियट आर एबल टू एलिसिट। एग्जाम्पल जो है ट्रेजिक हीरोज़ और हीरोइंस का वो जूलियट है, जूलियट एंड रोमियो एंड जूलियट। देन रिलेटेबिलिटी के बारे में क्या बताया है, आर एबल टू एलिसिट इमोशंस इन पीपल बिकॉज दे आर जस्ट दैट people even if the characters were deities. Aristotle would argue that they are very, कि मतलब करेक्टर्स मतलब ऑडियंस जो है वो अपने आप को जो है करेक्टर से एसोशिएट कर पाए, अपने आप को जो है रिलेट कर पाए। सो इस सेंस में रिलेटेबिलिटी लिखा है, आर एबल टू एलिसिट इमोशंस इन पीपल बिकॉज दे आर जस्ट दैट पीपल even if the characters were deities. Aristotle would argue that they are still relatable to audience, कि कहीं ना कहीं वो करेक्टर है, भले ही वो भगवान ही क्यों ना है। सो वो ऑडियंस जो है अपने आप को उनकी कंडीशन से जो है रिलेट कर पाए, बिकॉज दे आर डिस्प्लेइंग वेरी ह्यूमन करेक्टर, क्योंकि वो जो है वो करेक्टर्स जो है वो मतलब जनरल लाइफ के ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स को डिस्प्ले करते हैं, जैसे जेलेसी, सैडनेस इन ह्यूमन सिचुएशंस, जैसे इनफिडेलिटी, वॉर एट्सेट्रा। Being able to see ourselves in the position is capable bring war on the appropriate emotional release, कि हमें जो है इनसे रिलेट करके जो है हमें अपने आप को जो है चेंज करना है, और हमें अपने आप को अवेयर करना है कि हम जो है ऐसी मिस्टेक्स अपनी रियल लाइफ में ना कमिट करें। देन अब एरिस्टोटल जो है बताते हैं कि एक ट्रेजिक हीरो जो है अच्छा होना चाहिए। ऑल्दो वी कैन रिलेट टू द ट्रेजिक हीरो थ्रू हिज इनेट ह्यूमैनिटी, क्योंकि उसके अंदर ह्यूमैनिटी होती है। अगर एडिपस ही बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि वो जो है एडिपस किंग बनने के बाद लोगों के वेलफेयर के लिए सोचता था, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एडिपस रेक्स का। सो ऑल्दो वी कैन रिलेट टू द ट्रेजिक हीरो थ्रू हिज इनेट ह्यूमैनिटी, देर आर सम एस्पेक्ट्स ऑफ हिज करेक्टर दैट should be somewhat foreign to us. Aristotle claims that he must be a good man, कि एक ट्रेजिक हीरो जो है वो अच्छा
इंसान होता है, विच टू द एंशियंट ग्रीक्स मीन्ट मच मोर देन इट माइट टुडे। फॉर देम दिस मीन्ट दैट द हीरो वुड बी वेल नोन, परहैप्स इवन ऑफ हाई स्टेचर। कि मतलब उनके लिए गुडनेस का मतलब क्या है कि वो हीरो जो है वो जो है बहुत ज़्यादा मतलब हाई मोरल वर्च्यूज़ होने चाहिए, जैसे रोमियो और वाइनीज फेमस फैमिलीज, बट नॉट ओवरली वर्चुअस। ज़्यादा जो है ज़्यादा वर्चुअस या फिर मोरली अपराइट नहीं होना चाहिए। असाइड फ्रॉम मनी और टाइटल्स ही मे ऑल्सो पोजेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़। कि मनी या फिर टाइटल्स के अलावा उसके अंदर जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ होनी चाहिए, जैसे उसकी जो है फिजिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, हरक्यूली स्ट्रेंथ। जैसे इडिपस जो है स्पिनिक्स को मार देता है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक मॉन्स्टर होता है, सो इडिपस जो है उसको मार देता है। सो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इडिपस का। ऑल दीज मेक देम इनएविटेबल डिक्लाइन ऑल द मोर ट्रेजिक एट द हीरोज ट्रांजिशन फ्रॉम गुड फॉर्चून टू बैड। कि ट्रेजिक हीरो को जो है मतलब अच्छा दिखाया जाना चाहिए, बट एंडिंग में जो है ये भी दिखाया जाना चाहिए कि कैसे उसका अच्छा फॉर्चून जो है वो बैड फॉर्चून में कन्वर्ट हो गया। देन अब हम बात करते हैं हमर्शिया के बारे में। मैनी पीपल हु डिस्कस ट्रेजेडी ऑफन मेंशन द हीरोज फेटल और ट्रेजिक फ्लॉ। कि मतलब हम देखते हैं कि एडिपस की लाइफ में भी जो है ट्रेजिक फ्लॉ आ गया था, यानी उसका फेटल एंड आ गया था जब उसे अपने बारे में यानी उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया था। हाउएवर एरिस्टोटल वुड नेवर एक्यूज अ हीरो ऑफ सच पर्सनल डिफेक्ट, इंस्टेड ही असर्टेड दैट दे वर गिल्टी ऑफ हमर्शिया और मिसिंग द मार्क। कि वो जो है मतलब हमर्शिया के अंदर जो है उनकी लाइफ में ट्रेजिक डाउनफॉल आ जाता है। वो अपनी लाइफ के लिए बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं, बट उन्होंने जो है गलती से जो है कोई सिन कमिट कर लिया होता है, जिसकी वजह से उन्हें जो है ट्रेजिक फेट को एक्सेप्ट करना पड़ता है। दिस मीन्स दैट द ट्रेजिक हीरो हैज़ मेड अ बैड डिसीजन और मिस कैलकुलेशन। कि उस ट्रेजिक हीरो ने जो है कभी कभार जो है अपनी लाइफ में एक तो ऐसा बुरा डिसीजन लिया होगा या फिर मिस कैलकुलेशन की होगी, मतलब चाहे उसने गुड इंटेंशन के साथ ही लिया हो, बट उसने लिया होता है बैड डिसीजन एज अ रिजल्ट ऑफ पुअर रीजनिंग और एक्सटर्नल स्टिमुले, यानी डिवाइन मैडनेस की वजह से। जैसे एग्जाम्पल है, ओथेलो वॉज अ पावरफुल लीडर हु डीपली लव्ड हिज फेथफुल वाइफ। कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि ओथेलो जो कि शेक्सपियर का प्ले है, उसमें ओथेलो जो करेक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल लीडर होता है, जो कि अपनी वाइफ को जो है के लिए लॉयल होता है। उसे जो है ट्रिक कर दिया जाता है इनटू बिलीविंग हिज वाइफ हैड चीटिंग ऑन हिम। कि उसे जो है इस तरह से ट्रिक कर दिया जाता है कि उसकी वाइफ ने जो है उसको जो है चीट किया है, उसके साथ धोखाधड़ी की है। हिज सस्पिशन देन ओवर पावर्ड हिम। ऐसा सुन के ओथेलो जो है उसका सस्पिशन यानी उसका डाउट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और फिर वो क्या करता है अपनी लॉयल वाइफ को मार देता है। हिज सस्पिशन देन ओवर पावर्ड हिम एंड ही मर्डर्ड हिज वाइफ इन अ जेलस रेज। कि जेलसी के कारण वो अपनी वाइफ को मार देता है, नेवर एवर गिविंग हर अ चांस टू डिफेंड हर सेल्फ। बिना कोई चांस दिए उसे जो है सिर्फ सुनकर जो है कि मतलब उसकी वाइफ ने उसे चीट किया है, इसी सेंस पे जो है वो मतलब जेलसी की आड़ में जो है अपनी वाइफ को मार देता है। देन व्हेन ही डिस्कवर्स ही वॉज डिसीव्ड ही रिमेन्स अ नोबल करेक्टर। कि जब उसे पता चलता है कि वो उसे उसके साथ किसी ने धोखा दिया है, सो वो एक अच्छा करेक्टर होता है। इन दिस केस ओथेलोज हमर्शिया और इंटरनल ट्रेजिक फ्लॉ इज हिज एक्सट्रीम जेलसी। कि उसका मतलब हम जो देखते हैं उसके हमर्शिया यानी ट्रेजिक फॉल का कारण क्या रहा ओथेलो का, बहुत ज़्यादा जेलसी। कि जैसे ही उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ ने जो है उसे चीट किया, सो वो क्या करता है एक्सट्रीम जेलसी के कारण गलत डिसीजन ले लेता है। वो अपनी वाइफ को जो है मतलब चेंज होने का मौका नहीं देता, सीधा जो है उसको मार देता है। इट इज़ दिस जेलसी दैट एनेबल्स हिम टू बी ट्रिक्ड एंड अलाउज हिम टू क्रिएट हिज ओन डिस्ट्रक्शन। देन एक अच्छा हीरो जो होना चाहिए ट्रेजिक हीरो, वो मतलब उसके अंदर कंसिस्टेंसी हो यानी स्टेबल रहे वो। दिस शुड बी कंसिस्टेंट इवन द पर्सन बीइंग इमिटेटेड इज़ इनकंसिस्टेंट। कि अगर वो इंसान मतलब इनकंसिस्टेंट भी है, तब भी एरिस्टोटल बता रहे हैं कि उसे जो है
इन ही मस्ट बी इनकंसिस्टेंट इन अ कंसिस्टेंट फैशन, कि उसे इनकंसिस्टेंट होकर भी जो है उसे कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा. सो इफ़ अ करेक्टर इज़ मैड एंड सो बिहेव्स इन अ डिसऑर्डर्ड फैशन, दैट्स फाइन. कि अगर कोई करेक्टर मैड दिखाया गया है या फिर उसे डिसऑर्डर फैशन में दिखाया गया है, वो सब सही है, बट तब भी जो है एक कंसिस्टेंसी नाम की चीज़ को भी मेंटेन किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल. बट ही कांट बी मैड इन वन सीन, कि उसे जो है बहुत सारे ही सीन में जो है उसे सीन नहीं दिखाया जाना चाहिए. ही कांट बी मैड इन वन सीन एंड देन सेन इन द नेक्स्ट. कि अगर वो जो है जैसे आपको मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर कोई करेक्टर है उसे जो है मैड दिखाया गया है, सो अगले सीन में जो है उसे सेन नहीं दिखाया जाना चाहिए. अगर वो सेन उसे स्टार्टिंग से दिखाया गया है, सॉरी, अगर उसे जो है मैड स्टार्टिंग से दिखाया गया है तो उसे जो है एंडिंग में भी मैड ही दिखाया जाना चाहिए. तो इस तरफ से जो है कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए. देन अब एरिस्टोटल बताते हैं देर आर अ फ्यू डिफरेंस बिटवीन ट्रेजेडी एंड एपिक, कि एपिक और ट्रेजेडी में जो है बहुत सारे डिफरेंस होते हैं. फर्स्ट, एन एपिक पोएम डज नॉट यूज़ सॉन्ग और स्पेक्टेकल, कि एपिक पोएम के अंदर सॉन्ग या फिर स्पेक्टेकल नहीं होते, ऑडियंस नहीं होती टू अचीव इट्स कैथार्टिक इफेक्ट. सेकेंड, एपिक्स ऑफन कैन नॉट बी प्रेजेंटेड एट अ सिंगल सिटिंग, कि एपिक्स को जो है सिंगल सीन में हम नहीं दिखा सकते. वेयर एज ट्रेजेडीज आर यूजुअली एबल टू बी सीन इन अ सिंगल व्यूइंग, ट्रेजेडीज़ को हम जो है सिंगल सीन में दिखा सकते हैं. फाइनली द हीरोइक मेजर ऑफ एपिक पोएट्री इज़ हेक्सामीटर, कि एपिक पोएट्री के अंदर जो है हेक्सामीटर का यूज़ किया जाता है. और वेयर ट्रेजेडी ऑफन यूजेस अदर फॉर्म्स ऑफ मीटर, कि एपिक के अंदर हेक्सामीटर का यूज़ होता है और बजाय ट्रेजेडी के अंदर जो है अदर फॉर्म्स का यूज़ होता है, अदर मीटर की फॉर्म्स का यूज़ होता है, ताकि हम जो है अलग अलग तरह मतलब ताकि टू अचीव द रिदम्स ऑफ डिफरेंट करेक्टर स्पीच, ताकि अलग अलग करेक्टर के स्पीच की रिदम्स को अचीव किया जा सके. देन Aristotle concludes by tackling the question of whether the epic or tragic form is higher. Most critics of his time argued that tragedy was far an inferior audience, कि मतलब एरिस्टोटल के टाइम के क्रिटिक्स ने बोला है कि ट्रेजेडी जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फीरियर है. दैट रिक्वायर द गेस्चर ऑफ परफॉर्मेंस, कि मतलब ट्रेजेडी के लिए जो है परफॉर्मर्स की ज़रूरत होती है. वाइल एपिक पोइट्री वॉज फॉर अ कल्टिवेटेड ऑडियंस, एपिक पोइट्री जो है कल्टिवेटेड ऑडियंस के लिए होती है. विच कुड फिल्टर अ नैरेटिव फॉर्म, ये नैरेटिव फॉर्म में लिखी जाती है एपिक पोइट्री थ्रू देयर ओन इमेजिनेशंस. ये एपिक पोइट्री को जो है अपनी मतलब खुद की इमेजिनेशन से कंस्ट्रक्ट किया जाता है. इन रिप्लाई और एरिस्टोटल नोट्स दैट epic recitation must be made by overdone gesticulation in the same way as a tragedy. Moreover, tragedy like poetry can produce its effect without action its power, कि ट्रेजेडी जो है एपिक पोइट्री की तरह जो है मतलब एरिस्टोटल जो है ट्रेजेडी को जो है प्रेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ट्रेजेडी जो है मतलब ट्रेजेडी भी जो है पोइट्री की तरह इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है बजाय कोई एक्शन परफॉर्म करे. सो सेम वे एज अ ट्रेजेडी, मोर ओवर ट्रेजेडी लाइक पोएट्री कैन प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट विदाउट एक्शन, इट्स पावर इज इन द मेयर रीडिंग, कि ट्रेजेडी की पावर उसके मतलब रीडिंग के अंदर ही है, ऐसा एरिस्टोटल का कहना है. देन एरिस्टोटल आर्ग्यूज दैट ट्रेजेडी इज़ इन फैक्ट सुपीरियर टू एपिक, कि एरिस्टोटल कहते हैं कि ट्रेजेडी जो है एपिक से ज़्यादा सुपीरियर है, क्योंकि उसके अंदर जो है सारे एलिमेंट्स होते हैं. ट्रेजेडी के अंदर सारे ही एलिमेंट्स होते हैं जो कि एपिक एलिमेंट्स के अंदर भी होते हैं. बिकॉज इट हैज़ ऑल द एपिक एलिमेंट्स एज वेल एज स्पेक्टिकल एंड म्यूजिक टू प्रोवाइड एन इंडल्जेंट प्लेजर फॉर द ऑडियंस. ट्रेजेडी ज़्यादा सुपीरियर है क्योंकि इसके अंदर भी सारे एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि एपिक के अंदर होते हैं, साथ ही साथ स्पेक्टिकल भी होता है एंड साथ ही साथ म्यूज़िक भी होता है, जो कि जिसके थ्रू जो है ऑडियंस प्लेजर की फीलिंग को मतलब प्लेजर इंजॉय कर सकती है. ट्रेजेडी देन डिस्पाइट द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ अदर क्रिटिक्स इज़ द हायर आर्ट फॉर एरिस्टोटल. सो एरिस्टोटल कहते हैं ट्रेजेडी जो है उनके लिए, एरिस्टोटल के लिए एक हायर आर्ट है. भले ही बहुत सारे क्रिटिक्स ने ट्रेजेडी को क्रिटिसाइज़ किया हो, बट एरिस्टोटल का कहना है ट्रेजेडी उनके लिए हायर फॉर्म ऑफ आर्ट है. आर्ग्यूज दैट ट्रेजेडी इज़ इन फैक्ट सुपीरियर टू एपिक, और कहते हैं कि
ट्रेजेडी जो है एपिक से ज़्यादा सुपीरियर है बिकॉज इट हैज़ ऑल द एपिक एलिमेंट्स एज वेल एज स्पेक्टिकल एंड म्यूज़िक टू प्रोवाइड एन इंडल्जेंट प्लेजर फॉर द ऑडियंस, कि ये इसके अंदर सारे एलिमेंट्स हैं, साथ ही साथ स्पेक्टिकल भी इन्वॉल्व होते हैं और साथ ही साथ सॉन्ग म्यूज़िक भी होता है ताकि ऑडियंस जो है इंजॉय कर सके। ट्रेजेडी देन डिस्पाइट द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ अदर क्रिटिक इज़ हायर आर्ट फॉर एरिस्टोटल। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग दिस lecture. Hope this lecture will help you in your UGC NET English Literature exams.